शुरू हो गया। अरे बच्चों देखो भाई सुनो, ये हमारा क्या है, ये सब हिमालय की ऐसे लेके रहना, ये सब हिमालय की चोटियाँ। आज हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, गंगा नदी का भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। गंगा नदी कैसे निकलती है, उसके रास्ते में क्या क्या होता है, ठीक। जो हमारे पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सदावाहिनी या सदा नीरा। सदा नीरा क्यों, सदा माना हमेशा, नीर माना पानी, जिनमें पानी हमेशा बने रहता है, ठीक है। पानी हमेशा क्यों बने रहता है, क्योंकि ये नदियाँ हमारी हिमालय से निकलती हैं और इनमें वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और वो पिघलते रहती है। पिघलने से क्या होता है, ग्लेशियर बनते हैं और वहाँ से फिर पानी लगातार निकलते रहता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। पर्वत, एक शब्द आता है हमारा उसमें, पर्वत। करते हैं रुक दिया उसको। हाँ तो हमने कहा इसमें आपको पर्वत और पठार की बात बता रहे ना। तो ये जो नुकीली चोटियां वाले हैं, देखो ये नुकीली चोटियां हैं, ये एकदम कैसे हैं इनके आकृति, एकदम धार कुल्हाड़ी के जैसी या फिर आप समझो शंकु के आकार के है ना चोटियां हैं। तो इनको कहते हैं पर्वत, जो भी आकृति ऐसी होती है, ठीक है। आज ये बनती कैसी है इसको फिर बाद में बताएंगे आपको, इनको पर्वत कहेंगे। और पर्वत से नीचे दो पर्वतों के बीच, ये देखो दिख रहा है आपको जगह, दो पर्वतों के बीच में ये बीच में जगह है थोड़ी सी, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं दर्रा, ठीक है। दो पर्वतों के बीच में प्राचीन समय में जब यात्राएं होती थी ना, चीन से भारत को तिब्बत से, तो इन्हीं दर्रों से होकर आते थे, इन्हीं दर्रों, जैसे खैबर दर्रा है, ये क्या दर्रा है मैडम, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा है, जोरजिला, ये दर्रा, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, ये दर्रों के नाम, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद नीचे को जब पर्वत घिस जाते हैं ये अपर्दन के कारण लगातार, और कठोर चट्टान लग जाती हैं, तो फिर पत्थरों की चोटियां कैसी हो जाती हैं, थोड़ा सा समतल, जैसे इसकी ऊंचाई थोड़ा कम हो जाती है, और ये कहलाती हैं आकृतियां हमारी क्या, पठार कहलाती है, ठीक है। पठार कैसे हैं, पर्वतों के घिसने से ही बने हैं ये। पहले ये भी ऐसे ही थे, पहले लगातार अपर्दन के कारण, वायु द्वारा, वर्षा द्वारा और भूगर्भीय क्रियाओं के द्वारा इनमें घिसाव होते रहा और इनकी ऊंचाई कम हो गई और कठोर चट्टानें हैं ये, ठीक है। और इनमें क्या है, हिमालय की नीचे ये कुछ हरी घास जैसी उगाई है, दिख रही है आपको, हरी घास जैसी, इसको कहते हैं क्या, बुग्याल। भेड़ और बकरी पालन करने वाले लोग इन्हीं में अपने पशुओं को चराते हैं। तो क्या क्या आया हमारे समझ में अभी तक, एक तो आया पर्वत, ये चोटियां कहलाएंगी हमारी पर्वत, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस आकृति को क्या नाम क्या दिया हमने, पठार। अच्छा, फिर उसके बाद दो पहाड़ों के बीच में जो जगह थी उसका नाम क्या दिया, दर्रा। ये दो पहाड़ों के बीच में जगह, ये देखो दो पहाड़ों के बीच में जगह है ना, तो इसको कहेंगे दर्रा। अब इसके बाद आती है बारी घाटी की। घाटी क्या है, ये दो पहाड़ दिख रहे हैं आपको ऊंचे, और उसके बीच में ये कैसी जगह दिख रही है आपको, समतल जगह दिख रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, इसके दोनों साइड में क्या हो जा रहे हैं, पहाड़, और एक और को ये खुला जैसा भी है, तो इसको हम कहते हैं घाटी। हमारे उत्तरांचल में भी एक घाटी है इस तरह से, कई घाटियां हैं, जैसे दून घाटी, देहरादून घाटी कहते हैं हम, ठीक है। और इसी तरह से बागेश्वर में भी घाटी बनती है, पिथौरागढ़ में घाटी बनती है, इस तरह कई जगह पर घाटियां बनती हैं, तो इनको बोलते हैं क्या, घाटी, ठीक है। तो अब हमारे समझ में आया कि पर्वत है और फिर पठार हैं, घाटियां हैं, और क्या है, बुग्याल हम लिख नहीं पाए, तो बुग्याल हो गए, और क्या हो गया, दर्रा, ठीक। उसके बाद इसमें पानी का बहाव रुक गया, क्या इससे रुका है, देखो तो दर्रा। अब हिमालय जब बर्फ पिघलती है, पिघलने से क्या होता है, ये पानी लगातार बहते रहता है। देखो ये पानी, अब इसको एक झील मान लो, इसको क्या मान लो, झील में से पानी लगातार बहता है। अब हम क्योंकि गंगा का उद्गम पढ़ रहे हैं, गंगा का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो गंगा नदी निकलती कहाँ से हिमालय में, किस स्थान से निकलती है, उसको क्या कहा गया है,
गोमुख। क्या कहा गया है? गोमुख। तो ये गोमुख है, मान लीजिए आप, ये गोमुख से नदी का उद्गम हो रहा है। गंगा नदी मुख्य रूप से यहीं से निकलती है, जिसको हम गंगा नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलकर इसमें कई और नदियां मिल जाती हैं छोटी छोटी। आगे चलकर इसमें कई और छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, जहाँ पर ये भी, ये ठीक जैसे हिमालय चोटी है, इसी तरह से हिमालय चोटी, ये पूरे क्षेत्र में हमारे हिमालय चोटियाँ ही फैली पड़ी हैं। हिमालय बहुत विस्तृत रेंज है ना। तो एक नदी यहाँ से निकल आई, एक नदी और कहीं से निकल आई। तो इस तरह जहाँ जहाँ पर ये नदियाँ, इधर आते रहो तुम लोग, अरे यार धीरे बच्चों, जहाँ पर ये नदी मिलेंगी, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, बच्चों इधर देखो, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उसे क्या कहेंगे हम? संगम। उसे कहते हैं संगम। जैसे ये मान लो कि ये अलकनंदा नदी है भाई, ये क्या है? अलकनंदा। और इसको मान लो अलकनंदा पिंडर एक साथ मिलती है वैसे, तो ये अलकनंदा नदी मिल गई किसमें? इस नदी में। ठीक है, पिंडर और अलकनंदा नदी का मिलन हो गया, कर्णप्रयाग में होता है मिलन, है। तो ये इसका संगम कहलाए। क्या कहलाएगा? वह स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती है उसे संगम कहते हैं। आगे चलकर ये तो नदी हो गई। नदी किसे कहेंगे भाई? नदी किसे कहेंगे? जिसमें लगातार पानी, एक काफी मात्रा में पानी बहते रहता है, वो क्या है? जलधारा। ये नदी भी हो गई हमारी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये नदी ऐसे आगे बढ़ते जाती हैं और इसमें कई मुख्य इसकी शाखाएं इसमें मिलती है। सहायक नदियां बोलते हैं उनको। क्या कहते हैं? सहायक नदियां। फिर से एक नदी यहाँ पर मिल गई, मान लो ये आपका रुद्रप्रयाग कोई जगह है, और यहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलती है ये। ठीक है, जो क्या है केदार घाटी भी उसी में बसी हुई है, उसी के किनारे। किसके किनारे? मंदाकिनी के किनारे। ठीक, तो ये मंदाकिनी नदी। अब जब नदी रास्ते में चलते रहती है तो क्या होता है? कई जब तक तो उसका आसान रास्ता उसको मिल रहा होता है, उसको कहते हैं नदी बहते रहती है। लेकिन जहाँ पर नदी को कठोर चट्टान उसके रास्ते में आ जाती है, जब कठोर चट्टान आती है तो वो अपना रास्ता नहीं बना पाती है। पानी ऊंचाई से नीचे को गिरने लगता है। जब नीचे को गिरने लगता है, थोड़ा पानी ज्यादा मात्रा में गिरा हो यहाँ पर से हाँ, पानी ज्यादा मात्रा में गिरा दो, वो उसमें है, उनमें है तो गिरा दो उसको, यहाँ ले आओ, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ। अब देखिए, जो पानी जब ऊपर से नीचे को गिरता है तो वहाँ पर बड़ी सुंदर सी आकृति बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्या? झरना या जलप्रपात, वाटरफॉल। ठीक है, और इसको देखने भी पर्यटक बड़ी दूर दूर से आते हैं भाई देखने के लिए। हम यहाँ पर झरना की आकृति, झरना कहाँ पर गया हमारा? झरना तो सो गया भैया, जलप्रपात या झरना दिख रहा है कहीं पर? जलप्रपात, झरना कहाँ गया रे? जलप्रपात नहीं आया, ये तो है। हाँ, तो ये देखो, ये जलप्रपात हो गया हमारा। क्या हो गया? जलप्रपात, जिसे हम क्या कहते हैं? झरना भी कहते हैं, जलप्रपात। अब ये नदियां जो हैं वैसे तो लगातार बहती हैं ये, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इनसे भी काम लेने की योजना बनाई है। इन नदियों से भी काम लेने की बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई। ये नदी क्या करते? नदी के पानी को रोक कर यहाँ पर एक बांध बना दिया गया। यहाँ पर जैसे गंगा, उसमें भागीरथी नदी और किसमें? भिलंगना नदी। ये भागीरथी और भिलंगना नदी के पानी को रोक कर यहाँ पर अवरोध बनाकर, दीवार बनाकर बड़ी मजबूत, ये पानी को रोक दिया गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? बांध। जैसे ये किस पर? भिलंगना और इस पर बने हुए बांध का नाम क्या है? टिहरी बांध। ठीक है, अब ये जो बांध है बड़ा उपयोगी है, कई काम आता है। जैसे कई काम क्या था? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। बहुउद्देशीय माने एक तो ये पानी को रोक रहा है और बहुत ज्यादा पानी को आगे मैदानी क्षेत्रों में जाने से रोकता है, तो बाढ़ को रोक रहा है, एक काम। दूसरा, इसके जल से जल विद्युत पैदा की जा सकती है, जल विद्युत।
यहाँ से पानी को एक निश्चित धार के रूप में छोड़ा जाता है, जिससे हमारे टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा होती है। ठीक है, और लगातार पैदा होती है ये ऊर्जा, इसमें कोई खर्चा नहीं आता है। इसको कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा का। ठीक है, जो जल से, एक ताप विद्युत ग्रह भी है। ताप विद्युत ग्रह किससे? कोयले से पैदा होती है बिजली। वहाँ कोयले के सीमित मात्रा है, और सीमित मात्रा के कारण क्या होता है, कोयला कभी भी खत्म हो सकता है, और जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन उपयोग नहीं। लेकिन ये पानी लगातार बहते रहता है, इससे बिजली होने वाली बिजली पैदा हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बहुउद्देशीय। अब इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, सिंचाई के लिए इसमें से नहरें निकाली जा सकती हैं बच्चों। सिंचाई के लिए इसमें से नहरें निकाली जा सकती हैं। तो ये तो है बांध हमारा, क्या है, बांध। क्या नाम है इस बात का? बांध का क्या कहते हैं इसको? जब नदी के प्रवाह को रोककर उसके पानी को एकत्र कर लिया जाता है तो उसे बांध। अभी आपसे ये झंडिया उखाड़ कर पुनः उन स्थानों पर लगाओ कहेंगे हम आपसे, तो देख लो किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। ठीक, अब देखो इसके उपयोग क्या क्या है। बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई के लिए नहरें, और उसके अलावा विद्युत उत्पादन, टूरिज्म, पर्यटन, इसमें नौकायन हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से पर्यटक इनको देखने भी आते हैं। ये हमारा बहुत उद्देशीय पर्यटन। इसके बाद ये हमारा विद्युत ग्रह हो गया, जल विद्युत ग्रह टिहरी बांध में बना हुआ है। ऐसे ऐसे कई जितने भी जलधाराएं नदियां पर्वत पहाड़ों में निकल रही हैं, उनमें कई सारे ऐसे छोटे विद्युत उत्पादन ग्रह बने हुए हैं। ठीक, अब जब हम आगे चलते हैं, नदी आगे चल बढ़ती है तो इसके मार्ग में और भी कई सहायक नदियां बढ़ती हैं। और अब ये नदी कोई बात नहीं, अब ये नदी आगे बढ़ती है, इसमें और भी नदियां मिलती हैं और मैदानों में प्रवेश करती है बच्चों। नदी फिर उसके बाद क्या होता है, आगे अपने साथ साथ आगे बढ़ते हुए मैदानों में प्रवेश करती है। यहाँ पर इसमें एक आ जाओ, यहाँ पर एक दूसरी नदी इसमें सहायक नदी इसमें मिल जाती है। ठीक है, दूसरी सहायक नदियाँ भी, एक नदी इधर से आगे मिलती है इसमें, और फिर आगे बढ़ गई। अब यहाँ पर जब हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार में जब नदी आती है तो एकदम मैदानी क्षेत्र में आ जाती है वो नदी। ठीक है, तो हमारे गंगा नदी के रास्ते में पड़ने वाला प्रमुख जो शहर है और तीर्थ स्थान है उसका नाम क्या है, हरिद्वार। हरिद्वार हम लोग भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा के कई बार दूसरे अपने पूर्वजों को स्नान कराने जाते हैं, धार्मिक कार्यों से जाते हैं। तो ये हरिद्वार नदी है, हरिद्वार हो गया। हरिद्वार भी क्या है, इस नदी के दोनों तरफ बसा हुआ है। हरिद्वार से ही सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं। हरिद्वार से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं। ये मैदानी क्षेत्र जो पूरे उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती हैं, गेहूं उत्पादन होता है सिंचाई और गन्ना उत्पादन में, ये नहरें उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण साधन है और लगातार पानी बना रहता है इसमें। ठीक है तो ये उत्तराखंड में, और ये सब उत्तर प्रदेश में सिंचाई कर रही होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो इस नदी के किनारे जगह जगह पर कई शहर हैं भाई, कई शहर भी बसे हुए हैं इसमें। और लोगों ने नदी के किनारे आकर बसना क्यों शुरू किया, क्योंकि नदियों के किनारे बड़ी उपजाऊ भूमि है, उनको आसानी से पानी मिल जाता है, तो इसलिए उन्होंने अपना को सुरक्षित महसूस और वहाँ का बसना शुरू किया। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक महत्वपूर्ण शहर इसके किनारे और आता है, वो है कानपुर। कानपुर एक औद्योगिक शहर है। कानपुर कैसा है, औद्योगिक शहर है। औद्योगिक शहर माने एक ऐसा शहर जहाँ पर तो बहुत अधिक मात्रा में उद्योग हैं, कारखाने हैं, और इन कारखानों के कारण इस गंगा नदी को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। क्या देखो, ये चमड़े के कारखाने यहाँ पर हैं, चमड़े के कारखानों से बड़े गंदा पानी छोड़ा जाता है, दूसरे कारखानों से भी छोड़ा जाता है गंदा पानी। जो गंदा पानी क्या होता है, गंगा नदी में जाता है, और उद्योगों से ये तमाम धुआं, काला धुआं आपको निकलते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया। इस तरह से एक ही नहीं है, तो हमने उदाहरण के रूप में आपसे क्या कहा कि कानपुर एक शहर, ऐसे ही जितने भी शहर हैं उनमें का निकासी नदी में हो रही है, और इससे नदियों का जल बड़ा दूषित हो रहा है। इसके लिए सरकार बड़े प्रयास कर रही है कि नदियों में जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका पहले ही ट्रीटमेंट हो जाए, उसको छान लिया जाए, शुद्ध कर लिया जाए उसको, तब उसके बाद छोड़ा जाए। तो ये एक शहर है। अब जब हम आगे और आगे चलते हैं तो यहाँ पर और आगे बढ़कर इलाहाबाद एक शहर आता है भाई।
इलाहाबाद में एक नदी इस ओर से आती है, उसका नाम है यमुना नदी। यह यमुना नदी भी हमारे हिमालय क्षेत्रों से निकली हुई है, हिमालय से निकली हुई है। ठीक है, तो ये जो स्थान है यहाँ पर संगम है भाई, दो नदियों का संगम है, जिसे हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम इसलिए कहते हैं कि दो नदियाँ तो यहाँ पर दिखाई दे रही, तीसरी एक और नदी यहाँ पर पौराणिक नदी मानी गई। तीसरी नदी कौन है बता सकता है मेरे को कोई? तीसरी नदी यहाँ पर कौन सी मिलती हुई मानी गई है? आजकल नहीं दिखाई देती वो नदी। क्या उस नदी का नाम? उसका नाम है सरस्वती नदी। आज से हजारों वर्ष, ऐसा माना जाता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व इस स्थान पर एक और नदी आकर मिलती थी, जो बाद में जलवायु के परिवर्तनों के कारण, भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण वो नदी क्या हो गई? सूख गई, लुप्त हो गई। तो यहाँ पर जो है पवित्र तीर्थ संगम माना गया इस स्थान को, त्रिवेणी संगम। तीन नदियां यहाँ पर आकर मिल रही है, प्रयाग भी कहते हैं इसको। और हर 12 साल में कुंभ का मेला इसी स्थान पर लगता है। ठीक है, इतिहास में कौन था? हर्ष था ना, जो यहाँ पर आकर हर्षवर्धन यहाँ पर आके दान करता था। ठीक है, ब्राह्मणों को। तो ये यहाँ पर भी नदी के क्या कारखाने भी हैं, और बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास कर रही है होने के कारण, तो नदी का जल तो दूषित हो ही रहा है यहाँ भी सब जगह पर। और इस स्थान का नाम क्या कहा हमने? त्रिवेणी संगम, प्रयाग। कौन कौन सी तीन नदियाँ आकर मिलती हैं बताया यहाँ पर? गंगा, यमुना, सरस्वती। और क्या ये नदी कौन मुख्य नदी? किस नदी के बारे में चल रहे हैं हम लोग? गंगा नदी। कौन सी? अरे गंगा नदी के किनारे हमने कहा हरिद्वार है, गंगा नदी के किनारे कानपुर है। कहा ये गंगा नदी मुख्य नदी, यहाँ पर गंगा नदी है, उसमें यमुना नदी आकर मिल रही है। और ये माना जाता है कि यहाँ पर एक तीसरी नदी सरस्वती नदी भी थी। इसके बाद अब पानी तो तुम्हारा खत्म हो गया। जब पानी खत्म हो गया तो इसमें पानी डालना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक आध बाल्टी पानी पर लाओ इसमें पानी डालने के लिए। ये नदी आगे आकर बिहार होते हुए दूसरा, फिर उसका झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाते जाते ये नदी पश्चिम बंगाल में जाकर कहाँ? समुद्र में मिल जाती है। और जब ये नदी समुद्र में मिलती है तो इस स्थान को कहते हैं, जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जहाँ पर नदी समुद्र में गिरती है? पानी तो ज्यादा मात्रा में डालना। पानी एक बार बाल्टी पानी और भरो यार। रुक 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 लड़के रुक 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 पानी तो वैसे डाल दो ना इसमें। आप देखो, जब नदी क्या होता है, हिमालय वो अपने मैदान से आकर समुद्र में गिरने को तैयार होती है ना, तो एकदम मार्ग उसका कैसा हो जाता है? समतल हो जाता है। और नदी का प्रवाह एकदम धीमा पड़ जाता है, बहुत ही धीमा पड़ जाता है उसका प्रवाह। कैसा हो जाता है? और इसमें पानी डाल दो ना। और लाओ पानी उसमें बाल्टी। लाओ। चलो यहाँ पर इसको तिरछा करके छोड़ देते, तिरछा करके छोड़ दे बस। अब देखो, जब नदी क्या होता है, समुद्र में प्रवेश करने होते उसका मार्ग कैसा हो जाता है पता है? हमने एकदम समतल हो जाता है। अभी देखना ये नदी का प्रभाव क्या करता है इस पानी को। यहाँ पर आगे ये कई धाराओं में बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, जब ये कई धाराओं में बढ़ता है तो इसको कहते हैं हम क्या? डेल्टा। ये जैसे ऊंची अलग से जगह बन गई, एक जगह यहाँ से बन गई, नदी का पानी इधर से भी आ रहा ना, बीच में जगह देखो ये बन गई, बीच में जगह है, यहाँ पर बीच में जगह बन गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे? डेल्टा। ये देखो, ये भाग हमारा कहलाता है डेल्टा। और जहाँ पर नदी गिरती है उसको बोलते हैं ना मुहाना।
क्या बोलते हैं उस स्थान को? मुहाना। मुहाना हमने यहाँ पर लिखा है क्या कहीं पर? शायद नहीं लिखा है। तो ये देखो, ये जो जगह बनी अलग से टीले जैसे बन गए ये क्या कहलाएंगे? डेल्टा। डेल्टा इलाज। और जहाँ पर वहाँ पश्चिम बंगाल में समुद्र में गिरती है नदी, उसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। ये सुंदरवन डेल्टा हो गया भाई, ठीक है। तो ये हमारा सुंदरवन डेल्टा, इस तरह से डेल्टा बन गया हमारा। चलो अब नदी समुद्र में प्रवेश करती है। नदी समुद्र में जाने के बाद समुद्र में भी जिस तरह से हमने कहा पहाड़ में कई तरह के पर्वत, पठार, दर्रा और क्या था, घाटी और क्या था, बुग्याल, ये सब चीजें थी, संरचनाएं थी ना, भौगोलिक संरचनाएं। ऐसे यहाँ पर भी बनती है। यहाँ पर देखो कैसे बनती है। यहाँ पर अब देखिए, ये इसको हम मानेंगे नदी हमारी किस में प्रवेश कर गई है? समुद्र में। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। पानी तो भर देते यार बच्चे, पानी लाए तुम लोग घर से? पानी इसमें धीरे धीरे डालो पानी, यहाँ पे पानी धीरे धीरे डालो, इसमें पानी थोड़ा और मात्रा में डालना पड़ेगा। अरे वो बह जाएगा, टूट जाएगा ऊपर। इधर से ला, इधर से ला, यहाँ से। हाँ डाल दे, डाल दे, डाल दे, डाल दे, यहाँ से डाल दे, यहाँ से डाल दे, डाल दे। चलिए देखते हैं फिर हो जाएगा सब काम। मान लीजिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये सागर की ओर से गिर रही है नदी यहाँ पर से, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र इधर को बनता है। और भारत के नक्शे का जब दक्षिणी भाग देखते हैं तो इसी तरह से त्रिभुजाकार भाग जैसा बनता है बच्चों। देखा आपने भारत का नक्शा? तो यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर एक क्षेत्र बन रहा है। ये क्षेत्र ऐसा है जो क्या है कि तीन, इधर से थल से घिरा है, इस ओर भी थल से, इधर से भी थल से, और ये पूरा क्या है हमारा, ये समुद्र। तो ये समुद्र का कौन सा भाग है जो किस ओर कैसे घिरा हुआ है? थल से। कितनी साइड से? तीन साइड से। जब तीन साइड से थल से घिरा हुआ भाग है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं खाड़ी। क्या कहते हैं? खाड़ी। हाँ, तो ये हो गया खाड़ी। और इस खाड़ी का नाम क्या है? इस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। और इस वाले समुद्री क्षेत्र का नाम क्या, कौन सा समुद्र है ये? सागर, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है भारत के एकदम दक्षिण में जो समुद्र है, उसको हम कहते हैं, समुद्र के भाग को कहते हैं क्या? हिंद महासागर। क्या कहते हैं? हिंद महासागर। तो ये हिंद महासागर में देखते हैं कि और हमको रचना मिल रही है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक समुद्र का एक भाग है, इस ओर से है, और इस ओर से भी समुद्र का एक भाग है। तो इस तरह की आकृति जो बन रही, देखो मेरे उंगली को इशारा, देखो ये और ये क्या, कैसा आकृति बन गई है? कैसी आकृति बन रही है? डमरू की आकृति। और ये उसको मिला रहा है दो भागों को, इधर के समुद्र के भाग और इधर के समुद्र के भाग को मिला रहा है ये। तो इसको क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। और इस वाले जल डमरू मध्य का नाम है क्या? पाक। पाक जल डमरू। पाक इसलिए कहा गया, पाक माना था पवित्र, ठीक है। पवित्र इसको इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर माना जाता है कि भगवान राम ने श्रीलंका में क्या पहुंचने के लिए सेतु का निर्माण किया था। हाँ, तीर्थ पवित्र तीर्थ स्थल, क्या नाम है यहाँ पर तीर्थ का नाम? रामेश्वरम। रामेश्वरम नाम का तीर्थ स्थल भी यहीं पर है। जल डमरू मध्य कहाँ गया भाई? लिखा है कहीं पर, ये जल डमरू मध्य हो गया, ठीक है। ये जल डमरू मध्य, दो द्वीपों को, दो इनको मिला रहा है समुद्रों को, है मिलाने वाली जल संधि। संधि माने मिलान कर, मिलाने वाला भाग। एक चीज तो ये बनती है यहाँ पर। दूसरा देखो, अब ये समुद्र में, समुद्र का असीम विस्तार है भाई। और यहाँ पर जैसे हमारे थल भाग में क्या था, कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर गहरी घाटियाँ खाइयाँ हैं। तो इसी तरह के विषम आकृति वहाँ पर समुद्र में भी मिलती है हमको, है समुद्र में मिलती है। तो उनको कहते हैं हम क्या, उनके भी अलग अलग नाम हैं। जैसे ये एक है भाग है जिसको हम क्या कहते हैं? द्वीप। द्वीप की रचना कैसी हुई है भाई? जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ थल भाग है, वो क्या कहलाएगा? द्वीप।
तो इस तरह एक द्वीप ये है, एक द्वीप ये है, एक द्वीप ये द्वीप है भाई। ठीक। अच्छा ये जो त्रिभुज जैसे आकृति तीन ओर से दो जल से घिरी है, देखो इधर से जल, दूसरी ओर से भी जल और नीचे की ओर से भी जल, तो इस तरह की आकृति का नाम कहते हैं क्या? बोलो। प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। देखो तीन ओर से घिरा है या समुद्र से, तो इसको कह देंगे क्या? प्रायद्वीप। और ये चारों ओर से किससे घिरा है? जल से घिरा है, इसको क्या कहेंगे? द्वीप। क्या कह देंगे? द्वीप। अब एक और आकृति बनती है समुद्र में ही, जब समुद्र, ये पूरा थल भाग है भाई, ये क्या है? पूरा थल भाग। इसको मान लो कि पूरा क्या है? थल भाग है। देखो समुद्र का एक भाग इस थल के अंदर घुस गया है पूरा, ये इसको काटते काटते, हाँ नरम चट्टाने रही होंगी, नरम मिट्टी रही होगी, समुद्र की लहरों ने इसको काटना शुरू किया और अंदर तक समुद्र प्रवेश कर गया है। तो इसको क्या कहते हैं? लैंगून। क्या बोलते हैं इसे? लैंगून कहते हैं इसे। ये अंदर देख रहे हैं आपको, समुद्र का भाग पूरे थल के अंदर आ गया, इधर सब थल ही थल है, ये एक भाग अंदर प्रवेश कर गया, इसको कहेंगे क्या? लैंगून। और एक होती है झील, अभी झील। ये पूरा थल भाग है हमारा, इस थल भाग में क्या है कि चारों ओर से थल से ही घिरा है, पूरा थल थल है, लेकिन बीच में क्या है हमारा? पर्याप्त बहुत अधिक मात्रा में जल रुका हुआ है, तो इसको कहते हैं क्या? झील। झील। इसकी गहराई भी बहुत अधिक होती है, और जब कम कम गहराई वाला है, कम पानी रुका, तो उसको बोलते हैं हम क्या? तालाब। क्या है? ये तो हो गई झील हमारी भाई। जैसे एक झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम बता सकते हैं आप लोग? उसका नाम है क्या? कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। एक चिल्का झील है, डल झील है कश्मीर में, वुलर झील है। ठीक है, ये झीलों के कुछ प्रसिद्ध। और हमारे नजदीक में भी झीलें बहुत हैं। कौन है झीलें यहाँ नजदीक में? नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, सात ताल, सड़िया ताल, ये झीलें हैं, तमाम सब झीलें हैं। कभी जाके देखना वहाँ, वो बहुत बड़े चारों ओर से पहाड़ी पहाड़ है, बीच में ऐसे पानी है, उसमें नावें चलती हैं। ठीक। अब इसी समुद्र में फिर से कुछ समुद्री दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। क्या होता है कि समुद्र का पानी, एक चपटा सा पत्थर लाते हैं बच्चों, मैंने कहा ना तुमसे चपटा पत्थर लाने को। चलो ये हो गया, चलो ठीक है, रहने दो इसको। अब इसमें दो तीन छोटे पत्थर डालें। तो अब जब क्या होता है, समुद्री यात्राएं होती हैं, जहाज भी चलते हैं ना उसमें, समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह कई सारी चीज़ें हैं जो उसके रास्ते में रुकावट लाती हैं, और बहुत बड़ा विस्तार है, यहाँ कुछ दिखता नहीं, तो इसके लिए क्या है, ये जो झील है, टापू हैं, झीलें हैं, ये उसमें रास्ते दिखाने का काम कर रही होती हैं। तो उससे अंदाजा आता है कि हाँ हमको उस दिशा में जाना है, हैं? तो इनमें प्रकाश स्तंभ भी लगे रहते हैं। अब जब जहाज चलता है, समुद्री जहाज, कभी कभी नाविकों को ये पता नहीं होता, उनको, कप्तान को, कि इस दिशा में कुछ और भी है, और जहाज चलता है, आराम से जहाज चल रहा होता है, अभी खींचना नहीं है, अभी नहीं खींचना है, तो जहाज तो जाता है। और जहाज के चलने से कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। कैसे कि ये खींचो तो उसको, खींचो, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आगे चलता है, वहां पर समुद्र के अंदर भी एक टापू और है, समुद्र के अंदर भी एक टापू और है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसको दिखाई नहीं दिया वो, और जहाज उस पर जाके टकरा गया, नष्ट हो गया। रॉबिन्सन क्रूसो वाला पार्ट है तुम्हारे किताब में, एडवेंचर ऑफ क्या, वेनिस, ऐसे करके, ऐसे ना कोई, उसमें भी उसका जहाज नष्ट हो गया था। टाइटैनिक नाम का एक जहाज नष्ट हुआ था, जिसको ये माना जाता है कि वो जहाज कभी डूबेगा ही नहीं, कभी नष्ट ही नहीं होगा, लेकिन अपनी पहली यात्रा में क्या हुआ, वो डूब गया, नष्ट हो गया। क्यों? वो भी ऐसे किसी चट्टान से जाकर टकरा गया था। अब इसमें एक और अच्छा आता है कि जो जल संधि आती है, जल संधियाँ अच्छा काम करती है। जैसे यहाँ से कराची की ओर से कोई सामान को ले जाना हमने यहाँ, ठीक है, तो बड़ा लंबा था मार्ग, ये श्रीलंका वाला क्षेत्र है, तो कैसे चलना पड़ता है, इधर से जाना पड़ता है, इधर से ऐसे जाकर इतना लंबा मार्ग जाना तय करना पड़ता था। बाद में जल संधि होने से क्या फायदा हो, देखो कि यहाँ से जहाज यहाँ जाने लगे, ये ठीक है, जहाज यहाँ से चले जाएंगे, तो इतना भाग हमारा यात्रा का बच गया। ये छोटा भाग हमको यहाँ पर दिख रहा है, समुद्र में बहुत बड़ा भाग होता है, इसको तय करने में हफ्तों का समय लग जाता है, कई हफ्तों का समय लग जाता है। तो इस तरह से मुख्य जो जल संधियाँ हैं, वो एक तो पनामा नहर है, एक स्वेज नहर है, जिससे जो है हफ्तों का समय
यात्रा का बच जाता है। उसके बचने के कारण जो जहाज़ों द्वारा माल को पहुंचाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, खींचो उसको, तो पहुंचाया जा रहा है वो बहुत कम समय में पहुंच जाता है, कम खर्च में, और ताज़ा पहुंचता है, जिससे लोगों को लाभ होता है। इस तरह से इसमें लाभ होता है। अब तुमको इसकी आकृतियाँ समझ में आई कुछ कुछ? अब तुम ऐसा करोगे, इनको उखाड़ दोगे, ठीक है? उखाड़ के बाद में इनको लगाओगे धीरे धीरे, याद रखना। अब ये परिभाषा याद करना तुम्हारा काम है भाई, ठीक है? चलो फिर इनको रखना और तुम इसको कर भी सकते हो गया। धन्यवाद। बहुत हो गया इसमें तो, हाँ, बहुत ही हो गया। अति हो गया।